नमस्कार छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 गिल्लू पढ़ेंगे जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। यह एक रेखा चित्र है। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। इनका जन्म 24 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था और इन्होंने बहुत सारे कविताओं को रचा है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक काल की ये सशक्त कवयित्री हैं। इनकी रचनाएं यामा, सांदेगीत, दीपशिखा, निर्जा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें यामा के लिए भी मिला है। पाठ का सारांश कुछ इस तरह से है। एक दिन सवेरे महादेवी वर्मा जी अपने घर के आंगन के गमले के पीछे कौवे से जान बचाकर छिपे घायल गिल्लू को देखा। उन्होंने गिलहरी को कौवे से बचाकर घर में लाकर उसकी देखभाल की। प्यार से सभी लोग उसे गिल्लू कहकर पुकारते थे। कुछ दिनों में गिल्लू घर का एक सदस्य बन गया और रोज वह तरह तरह के खेल खेलने लगा। कभी पर्दों के पीछे छिप जाता था, कभी सोन जूही की पत्तियों में, और कुछ ही दिनों में वो सबका दुलारा बन गया। रोज वह तरह तरह से खेलता था। एक बार किसी मोटर दुर्घटना में महादेवी वर्मा घायल हुई और अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, परंतु उन दिनों गिलहरी को घर के अन्य सदस्य खाने के लिए काजू दे देते थे, जो कि उसका प्रिय भोजन था। लेकिन फिर भी सबसे प्रिय भोजन होने के बाद भी गिल्लू उसको हाथ तक नहीं लगाया, और जब लेखिका अस्पताल से छूट कर आए तो उन्होंने देखा कि गिल्लू की डलिया देखा तो सारे के सारे काजू उसमें पड़े मिले थे। इससे पता चलता है कि लेखिका की गैरहाजिरी में कितना कम भोजन करता था। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए और सामान्यतः गिलहरियों का जो जीवन काल होता है वो 2 वर्ष का होता है। एक दिन अचानक रात के समय वो ठंडा पड़ गया। लेखिका ने उसे जान बचाने के लिए उसको गर्माहट दी, हीटर जलाया, लेकिन वो उसकी अंतिम रात थी। उसके बाद भी वो नहीं बचा और अंततः उसकी समाधि सोन जूही की लता के नीचे बना दी गई, क्योंकि सोन जूही की लता के पत्ते गिल्लू का बहुत ही पसंद थे और गिल्लू अक्सर वहीं रहता था। इस तरह से पाठ का सारांश। आइए हम पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत ही स्नेह था, बहुत लगाव था, प्यार था, और वो पशु पक्षियों को अपने बच्चे की तरह पालती थी। ऐसा इस रेखा चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है उन्होंने। पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र प्राणी है। तो यहाँ जो है काक भुसुंडी का अर्थ होता है कौवे की प्राणी, कौवे जैसा प्राणी को काक भुसुंडी कहते हैं। अचानक एक दिन जब सवेरे उन्होंने देखा कि बरामदे में देखा तो 2 कौवे जो थे गमले के चारों चोचों से छुआ छुआवल मैंने कुछ चीज को छू रहे थे और जैसा खेल खेल रहे थे। एक साथ वो क्या है, इस खेल को खेलते हुए जा रहे थे। काक भुसुंडी एक बहुत ही विचित्र प्राणी होता है। विचित्र का मतलब है बहुत ही अनोखा प्राणी होता है। काक भुसुंडी किसे कहते हैं? कौवे को कहते हैं कि काक भुसुंडी एक बहुत ही विचित्र प्राणी होता है, माने अनोखा प्राणी होता है, अनोखा है, क्योंकि इस प्राणी को एक के साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अवमानित, ऐसे। काक भुसुंडी को पुराणों में कौवे के पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसको कौवे के पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया है। ये बहुत ही अनोखा प्राणी है, क्योंकि इससे क्या है, एक साथ क्या है, समादरित, बहुत ही उसे सम्मान मिलता है। समादरित का मतलब होता है उसे सम्मान दिया जाता है। अनादरित, कभी कभी उसको धुतकारा भी जाता है,
उसको अपमानित भी किया जाता है। अति सम्मानित यानी कभी उसे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, हैं? और अवमानित, अति अवमानित यानी कभी कभी उसे अपमानित भी होना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो पक्षी है बहुत ही अनोखा है, विचित्र है कि इसे समय समय के अनुसार क्या है, इसको आदर, सम्मान, अति सम्मान, कभी अपमान आदि का सामना करना पड़ सकता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। ये उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। पितृपक्ष, पितृपक्ष होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितर यानी पूर्वज होते हैं, उनका 15 दिन का उनका समय होता है, उसको पितृपक्ष कहते हैं। जो अभी नवरात्रों से पहले 15 दिन था वो पितरपक्ष है। इस समय में हमारे पुरखों का, जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज, उनको ना तो हम गरुड़ के रूप में उसको सम्मान देते हैं, न मयूर या मोर के रूप में, न हंस के रूप में। सिर्फ कौन, ये काक, काक यानी कौवा। ये कौवा जो प्राणी होता है, काक यानी कौवा यानी क्रो, ये जो प्राणी है ये अवतीर्ण होता है। अवतीर्ण माने आता है, क्या है, पूर्वजों के रूप में हमारे सामने ये अवतीर्ण होता है। अवतीर्ण का अर्थ होता है कि हमारे सामने प्रस्तुत होता है ना। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों, जो दूरस्थ, दूरस्थ माने दूर रहने वाले, दूरस्थ का अर्थ है दूर रहने वाले, को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी बहुत ही कड़वी इसकी आवाज़ होती है ना, जो कानों को बहुत चुभती है, तो उसे कर्कश कहते हैं। मधुर स्वर नहीं है इसके, बहुत ही कठोर स्वर होता है जिसे हम कर्कश कहते हैं। तो ये कौवा जो होता है, दूर आने वाले प्रियजन जो होते हैं उसके आने का संदेश भी अपने काँव काँव के स्वर से क्या है वो करता है। और हम कौवा और काँव काँव करने का अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अवमानना यानी उसे हमें क्या है, अच्छा नहीं लगता, उसका कर्कश स्वर इतना तीखा लगता है कि हम उसे पसंद नहीं करते, कोई भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे दूर से आने वाले प्रियजनों का हमें क्या करता है, संदेश देता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण, काक पुराण का अर्थ होता है कि हमारे पुराण, कौवे की पुराण, जैसे हमारे 18 पुराण हैं उनमें से एक काक पुराण भी है, जिसमें कौवों की पूरी जो हिस्ट्री है उस वो लिखा गया है। कवित्री जो थी महादेवी वर्मा, काक पुराण पढ़ रही थी, विवेचन कर रही थी, यानी वो एक कवित्री और लेखिका है। तो उन्होंने क्या है, उसका विवेचन, विवेचन करना माने उसको विस्तार से उसको समझने की वो कोशिश कर रहे थे। उसमें अचानक बाधा आ गई। बाधा यानी रुकावट, यानी अचानक क्या है, रुकावट आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि गमले और दीवार के संधि, संधि का मतलब दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में संधि किसको कहते हैं? जब दो चीज एक साथ मिलते हैं तो उसके बीच में के छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ी। दृष्टि माने मेरी नजर पड़ी। क्या पड़ी? मेरी नजर पड़ी। और वहाँ रुक गई और निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे उससे सुलभ आहार, सुलभ, सु का मतलब है अपना अच्छा आहार, सु का मतलब होता है अपना अच्छा, क्या है, आहार, लाभदायक, लाभ, हाँ, लाभदायक अपना खाने का आहार वो ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। अब काक द्वय, काक द्वय का मतलब है दो कौवे थे। द्वय का मतलब दो होता है, द्वय यानी दो, काक यानी कौवा। तो दो कौवे की चोंचों से
दो घाव उस लघु प्राण, लघु का अर्थ होता है क्या, छोटा सा, लघु यानी छोटा, प्राण यानी छोटा नन्हा जीव के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट यानी बिना हिले डुले, निश्चेष्ट का मतलब होता है बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर पा रहा था। नी का मतलब नहीं करना और चेष्टा नहीं कर पाना, कोई भी वो प्रयास नहीं कर पा रहा था, है ना। और गमले में चिपका हुआ था, गमले में चुपचाप चिपका हुआ था, माने सटा हुआ पड़ा था, यानी उससे लगा था, सटा था। अब सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः ऐसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और घर के सभी सदस्य ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाए, यूं ही छोड़ दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से का मतलब होता है धीरे से, हौले से यानी धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर, रक्त यानी होता है खून या ब्लड, खून पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन का मरहम पट्टी करी, यानी मरहम माने एक औषधि का लेप होता है, या आप कहे कि कोई भी ट्यूब कह दीजिए, जिससे हम क्या है औषधि का लेप कहते हैं। कई घंटे के उपरांत, बहुत प्रयास करने के बाद, उपरांत यानी बाद, बहुत प्रयास करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपका या जा सका। उन्होंने क्या है, लेखिका ने उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि, और अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होना, अस्वस्थ किसको बोलते हैं, यानी अब ये बच जाएगा, पूरी उम्मीद थी, अब ये इसको कुछ नहीं होगा। हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोती जैसी आंखों से इधर उधर वो देखने लगा। उसकी आंखें नीली नीली थी और कांच जैसी थी, कांच में शीशा, है ना, जैसी थी, उसी से वो क्या कर रहा था कि मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है मुलायम, है ना, बहुत ही मुलायम जो है बाल होते हैं, रोए होते हैं, उसको हम स्निग्ध कहते हैं। बहुत मुलायम मुलायम बाल है, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित कर रही थी। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित कर रहे थे। उसके सुंदर से रोए रोए से छब्बेदार जब पूंछ थी और चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित कर देती थी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने, प्यार से सब गिल्लू कहते थे। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया, डलिया किसको कहते हैं, छोटी सी टोकरी को कहते हैं डलिया के, यानी छोटी टोकरी, छोटी टोकरी, टोकरी को हम डलिया कहते हैं। तो छोटी टोकरी में रुई बिछाकर, रुई यानी कॉटन, है ना, रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा, यानी 2 वर्ष तक वो आराम से वहाँ रहने लगा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों में, है ना, तो मन के यानी मणि जैसे, मन के किसे कहते हैं, मणि कहते हैं, मोती कहते हैं, है ना, मोती सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जब मैं लिखने बैठती तो लेखिका क्या कहती हैं, जब भी लिखने में, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित का मतलब है अपनी ओर झुकाव करने के लिए, अपनी ओर देखने के लिए, क्या है, इतनी तीव्र यानी जल्दी से इच्छा होती थी। तीव्र का मतलब होता है जल्दी, इतनी जल्दी उसको रहती थी, इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिखा है कि मेरी ओर कैसे लेखिका का ध्यान आकर्षित हो, कैसे वो मुझे देखें, इसलिए वो जल्दी से एक उपाय सोचता था। उपाय माने आइडिया, उपाय का मतलब होता है एक उसने आइडिया सोचा, है ना। क्या सोचा आइडिया, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे
पर चढ़ जाता था। वो क्या करता था, एक पैर के तक आ जाता था और सर से पर्दे पर चढ़ता, फिर उसी तेजी से उतरता था। जैसी तेजी से चढ़ता उसी तरह उसका यह क्रम, दौड़ने का क्रम, क्रम माने लगातार जो है, जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए, यानी वो क्या कर चाहता था कि लेखिका उसे गोद में उठा ले, इसलिए वो बार बार ऊपर नीचे होता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे क्या है लिफाफे, लिफाफे का मतलब होता है एनवलप, है ना, एनवलप में इस प्रकार रखती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात, लघु यानी छोटा सा जो गात है शरीर, लघु यानी छोटा, छोटा छोटा सा जो उसका शरीर है ना, वो लिफाफे के भीतर बंद रहता। और इस अद्भुत स्थिति में, अद्भुत का मतलब होता है कि बहुत सा अनोखा, कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता था, मेरी क्रियाओं को, कार्यकलाप में मैं जो काम करती थी उस सब को देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके, क्योंकि गिलहरियों की आवाज़ क्या होती है, चिक चिक की होती है, मानो वो मुझे सूचना देता मुझे बताता था। सूचना देना यानी मुझे बताता था कि मुझे भूख लगी है, चिक चिक करके। काजू या बिस्किट मिल जाने पे उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतरता रहता था। कुतरता माने छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खाता था, यानी कुतरना यानी छोटे छोटे अपने दांतों से टुकड़े करके खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। प्रथम बसंत आना का मतलब होता है उसकी यौनावस्था, यानी वो अब पूर्ण रूप से क्या है नौजवान बन गया था। और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती, क्योंकि वो पास में ही सोनजूही की लता थी और वहाँ जाली के बाहर कुछ और गिलहरियाँ भी आकर के उसे क्या है उसको बताती थी, उसको आने का संदेश देती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे क्या है मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त यानी छोड़ देना चाहिए। मुक्त करना यानी किसी को स्वतंत्र कर देना या छोड़ देना, है ना, छोड़ देना चाहिए या स्वतंत्र कर देना। आप स्वतंत्र यानी फ्रीडम उसको दे देना, है ना, आवश्यक, क्योंकि वो अब नौजवान हो गया है, बड़ा हो गया है, वो अपने साथी से मिलना चाहता है। और मैंने कीलें निकाल दी। कील का मतलब होता है नेल, है ना, कीले का लोहे की काट की खूंटी होती है जिसको हम नेल कहते हैं। निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया, यानी जो खिड़की में जाली लगी थी, नेट लगा था, जाली का मतलब होता है नेट, उसको मैंने क्या है खोल दिया। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस लिया। और जैसे ही बाहर गया वो मुक्त हो गया, यानी आज़ाद हो गया, हाँ, स्वतंत्र हो गया। और इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या था, क्योंकि लेखिका के घर में एक जानवर नहीं थे, बहुत सारे जानवर थे, कुत्ते बिल्लियाँ बहुत से, उनसे बचाना भी एक समस्या था, यानी प्रॉब्लम था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाली के राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड में न उनके ग्रुप में का नेता बन जाता। ग्रुप का वो क्या होता, नेता बन जाता था। वो अपने आप को वहाँ का नेता समझता था और हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे खिड़की से फिर भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नहट में और कभी सोनजूही की पत्तियों पे। इस तरह चौंका देता था। चौंकाना का मतलब मैंने डराना भी होता है, एक तरह से डराना होता है कि लेखिका के साथ खेलता रहता था और डराता रहता था। और कभी वो छुप जाता था फूलदान के फूलों में, कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोनजूही के पत्तियों, सोनजूही जो पेड़ थे उसकी पत्तियों में वो छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी, यानी लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे और उनका मुझसे लगाव भी कम न था, क्योंकि लेखिका सभी के साथ स्नेहवत व्यवहार करती थी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि
परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, यानी किसी ने भी हिम्मत नहीं जताई थी। हिम्मत का मतलब है ना, उस उनके पास आने की किसी को भी हिम्मत नहीं थी। और मुझे ऐसा स्मरण हुआ, स्मरण माने मुझे ऐसा याद है कि कोई भी पशु पक्षी क्या है मेरे नज़दीक नहीं आने की कोशिश करता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, लेकिन गिल्लू सबसे क्या है अलग था। अपवाद यानी उन सभी से अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, यानी उसको खाने का तरीका बताया, क्योंकि वो थाली के अंदर ही बैठ जाता था, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था, यानी थोड़ी सी बदमाशी भी वो करता था, क्योंकि उसका प्रिय काजू था। और काजू न मिलने पर वो क्या करता था, अन्य चीज़ों को हाथ पे नहीं लगाता था, या तो थोड़ा बहुत खाता या फिर उस झूले के नीचे फेंक देता था। ऐसा उसका स्वभाव था, नटखट जैसा। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर क्या होना पड़ा, अस्पताल में रहना पड़ा, यानी हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, यानी जब उनका दरवाज़ा खुलता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में यानी नेस्ट में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ, ये मालूम हुआ, ज्ञात होना यानी मालूम होना, ये मालूम होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कितना कम, प्रिय खाद्य, खाद्य माने भोजन है ना, प्रिय माने जो सबसे अच्छा लगे उसको प्रिय कहते, तो वो भी नहीं खाते थे। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिराने क्या करता था, बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले, हौले हौले का अर्थ होता है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे वो क्या करता था, जब वो अस्पताल से घर आई तो सिरहाने बैठकर, सिर के पास बैठकर, सिरहाने माने उनके सिर के पास बैठकर, सिर के पास बैठकर क्या करते थे, अपने नन्हे नन्हे पंजों से, छोटे छोटे नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे पंजों से वो क्या करता था कि उनके सिर के बालों को सहलाता था, और धीरे धीरे सहलाता सहलाता मैंने धीरे धीरे उनके वो करता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में, गर्मियों में जब मैं दो काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही यानी पॉट होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, है ना। सुराही जो पानी रखने की बर्तन होती है, जो पॉट होती है, जो कुछ इस प्रकार से बनती है, और उसमें क्या है, हम पानी गर्मियों में ठंडा रखने के लिए पानी रखते हैं। लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता, यानी समीप यानी उसके नज़दीक रहता। समीप का मतलब होता है नज़दीक, नियर, है ना, नज़दीक रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी कुल 2 वर्ष की ही उनकी अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, समय, हाँ, 2 वर्ष का समय उनके जीवन काल का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। अंत यानी उनका उसका अब समय आ गया कि उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। इतने पंजे इतने ठंडे हो गए, पंजे यानी उसके नीचे का तलवा, है ना, कि मैंने जाग कर हीटर जलाया, उष्णता दी। उष्णता का मतलब होता है गर्मी, गर्मी, उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात, प्रभात यानी सुबह, सुबह की पहली किरण से, प्रथम यानी पहली किरण से, यानी सुबह सुबह ही के साथ ही वो चीर निद्रा में सो गया। चीर माने हमेशा के लिए सो गया। चीर निद्रा के
कैसे कहते, चीर मितना मैंने गहरी नींद में सो गया, या हमेशा के लिए वो सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार, जो नई पीढ़ी थी, जो उसके साथी थे, वो चिक चिक करते रहते थे और सोन जूही खिलती रहती थी, यानी उसमें फूल लगते रहते थे, यानी सब कुछ उसी तरह घटता रहता था जैसा होता था। कुछ भी नहीं बदला। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई। समाधि उसे कहते हैं जहाँ पे हम किसी को मिट्टी के अंदर गाड़ के ऊपर से उसको ढक देते हैं, उसको समाधि कहा जाता है। और इसलिए भी वह क्या है, लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघु गाथ का किसी बासंती दिन जूही की पिताम छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष था। यानी बसंत में, बासंती दिन यानी बसंत में उस लघु गाथ वो क्या है, महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था कि वह छोटा सा जो शरीर है, जो वहाँ के नीचे समाधि बनकर लगा है सोन जूही के नीचे, वो क्या है, जूही के पिताम्ब यानी पीले पीले छोटे पिताम्ब यानी पीले रंग के क्या है, छोटे छोटे फूलों के रूप में खिल जाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो सोन जूही के फूलों के रूप में हमारे सामने अभी भी मौजूद है। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ का आशय कुछ महादेवी वर्मा ने इस तरह कहा है कि कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी, यानी उनका मानना है कि कोई भी पशु पक्षी के अंदर भावना होती है, उनके इमोशन होता है। भाव का मतलब होता है उनके अंदर इमोशन होता है। वे भी हमारी तरह कभी करा हमसे बहुत ही भावनाकुल हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, विचार करते हैं, माने सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, सहृदय होते हैं, यानी उनके हृदय में एक अच्छे से व्यवहार, जैसा कि गिल्लू के अंदर था कि वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर को सहलाता था जब वो अस्वस्थ थी यानी बीमार थी। और एक महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे को रेखांकन किया है, यानी ये रखा चित्र है, उसको बताया है कि प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। यानी एक जीव जंतु में भी मानव जैसे वो सारे भावनाएं क्या है उसके अंदर विद्यमान होते हैं, यानी रहते हैं। आज के संदर्भ में जहाँ मानव स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ क्या हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, यानी खत्म होती जा रही हैं। जातियाँ लुप्त होना यानी खत्म हो जाए, किसके कारण, मानव के स्वार्थ के कारण, क्योंकि मानव उसे मार कर काट कर खा जा रहा है, इसके कारण वो विलुप्त हो रहे हैं, वो उसकी देखभाल नहीं कर रहा। वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण जो है क्या है, उनकी रक्षा करने। संस्मरण एक विधा होती है, चूँकि ये रखा चित्र और संस्मरण दोनों के अंतर्गत आता है। संस्मरण एक गद्य की विधा है जिसमें अपनी स्मृतियों को याद किया जाता है, जो उनके साथ कुछ विशेष घटित होता है उसको संस्मरण कहते हैं। उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक क्या है, बहुत ही सफल प्रयास है, प्रयत्न यानी प्रयास है, सिद्ध होता है कि जीव जंतुओं के प्रति हम कैसे स्नेह रखें, कैसे उनके प्रति हमारी हमदर्दी हो, इसको जताने का प्रयास किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा हमारा गिल्लू पाठ समाप्त होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।